जो रहेगी और मोर ज़्यादा यहाँ पर खाने के तेलों में, बिकॉज सरकार ने यहाँ पर ज़रा जो सेल्फ सफिशिएंसी की बात की है और नेशनल ऑयल मिशन की भी यहाँ पर बात की है, उस पर फर्दर पुश हम शायद इस बार यहाँ पर आता हुआ देख पाएंगे। हमारे साथ अब मिस्टर दौरब मिस्त्री भी जुड़ चुके हैं। दौरब जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपका भी एक सेंस लेना चाहेंगे एग्रीकल्चर पर, क्योंकि सभी को ये लगता है कि जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और जिस तरह की हमने मिनिस्ट्रीज अलॉट होते हुए देखी हैं, एग्रीकल्चर यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली इन फोकस रह सकता है। और आज तो फाइनेंस मिनिस्टर भी यहाँ पर एग्री संगठनों से और एग्री इकोनॉमिस्ट से बात कर रही हैं लगातार पूरा दिन। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन सेंस ऑफ एग्रीकल्चर? मुझे भी उम्मीद तो बहुत है, लेकिन मैं ये भी आपको बता सकता हूं कि हमारी हमेशा हर चुनाव के बाद उम्मीदें बहुत बढ़ती है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे समय बीतता जाता है तो वो उम्मीदों का कोई नतीजा नहीं आता। तो मैं तो प्रार्थना करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मंत्री बने हैं और ये बड़े एक्सपीरियंस्ड लीडर है और इन्होंने मध्य प्रदेश में काफी अच्छा काम एग्रीकल्चर के स्फीयर में किया है। तो मेरे हौसले तो हाई है, उम्मीद है, लेकिन लेट अस सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस। वी हैव बीन अराउंड फॉर टू लॉन्ग जस्ट टू टेक होप। आई एग्री मिस्टर मिस्त्री। इवन आज मैं पहले एडिबल ऑयल के ऊपर टोटली जाऊं, आपसे ये भी जानने की कोशिश है कि अब आप जिस तरह से एज यू सेड इतने सालों से आप इसे यहाँ पर अब देख रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर 3 मेजर पॉइंट्स इंडियन एग्रीकल्चर के लिहाज से जो आपको लगता है श्री शिवराज चौहान जी को देखने चाहिए, वो क्या है? सबसे पहले शिवराज जी को प्रोजेक्ट मस्टर्ड को अपना लेना चाहिए। हम्म। ये इंडस्ट्री की एक एज कहते हैं कि फ्रॉम बॉटम अप ये इंडस्ट्री और किसानों की ओर से ये बड़ा इनिशिएटिव आया है प्रोजेक्ट मस्टर्ड। और ये प्रोजेक्ट मस्टर्ड में मेरे ख्याल से बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो ये बिल्कुल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को अपना लेना चाहिए और पंजाब हरियाणा के जो हमारे देश के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फार्मर्स हैं उनको कन्विंस करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि भाई गेहूं से आप मस्टर्ड पे स्विच कर लो। और दूसरी बात है, वो बहुत ही अवश्य है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को भारत को अपना लेना चाहिए। ये जो भी डाउट्स हमारे मन में है ये सब डाउट्स को साइड पे लगा के कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाइए, पार्लियामेंट में बिल पास करना है तो पार्लियामेंट में बिल पास कर दीजिए, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को भारत को अपनाना है। और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा हमारा विस्तार, हमारी एग्रीकल्चरल मेथड सब ठीक है, हमारी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि हमारे सीड उतने अच्छे नहीं है जितने के दुनिया भर में होते हैं। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को हमको अपना लेना चाहिए। और तीसरा कदम लेना चाहिए कि ये फ्रूट और वेजिटेबल फार्मिंग को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये फार्मिंग फार्मर के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है और इससे प्रॉफिट और कैश सबसे जल्दी मिलती है। और ये फ्रूट और वेजिटेबल के प्राइसेस का इन्फ्लेशन कंज्यूमर को बहुत नुकसान करता है। तो ये तीन मुद्दे हैं मेरे, प्रोजेक्ट मस्टर्ड, जीएम सीड और फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्म। पॉइंट एडिबल ऑयल पे अब यहाँ पर एसेंशली अगर आएँ तो अच्छे खासे इंपोर्ट्स हमने भारत में फिर से बनते हुए देखे हैं पिछले 2 महीने। इस साल का फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखें तो भी नंबर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हैं। और जिनसे भी बात करो माना यही जा रहा है कि पाम के इंपोर्ट्स फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे। पाम फिर से डिस्काउंट में है सन और सोए के मुकाबले। आप कैसे देखते हैं इंडियन इंपोर्ट्स? इवन एज हम यहाँ पर डिपेंडेंसी कम करने की बात कर रहे हैं, वो तुरंत तो नहीं होगी। इस साल के इंपोर्ट नंबर्स तो बाजार को लगता है फिर भी ऑन द हायर साइड रहेंगे। आप किन नंबर्स और कैलकुलेशन के साथ काम कर रहे हैं? मेरा भी अनुमान वही है कि इंपोर्ट आते रहेंगे, इंपोर्ट स्ट्रांग रहेंगे। इंपोर्ट को कम करने का एक मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और ये मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव मींस मोर देन 1 ईयर। तो इस साल तो मेरे ख्याल से सन ऑयल, सोया ऑयल और पाम आते रहेंगे। पाम की वॉल्यूम उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी कि पिछले सालों में होती थी, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल उतने महंगे नहीं है जितने की डिफरेंशियल होना चाहिए। अब पाम सस्ता हुआ है लेकिन उतना सस्ता नहीं हुआ जितना होना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगले 2 हफ्ते 4 हफ्ते में पाम के दाम और थोड़े गिरेंगे और पाम ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगा। मेरा ध्यान भाव की ट्रेजेक्टरी के लिए है
कि धीरे धीरे हल्की सी तेजी बाजार में आएगी अगले 3 4 6 महीने में, लेकिन अब इमीडिएटली नेक्स्ट 2 वीक्स 4 वीक्स भाव कम होंगे, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की स्टॉक्स और प्रोडक्शन की फुल सीजन में आ चुके हैं। तो स्टॉक भी बढ़ेंगे, पाम के स्टॉक अगले, जैसे कि जुलाई में अगस्त में पाम का स्टॉक बढ़ता जाएगा और वो सब डिस्काउंट हो जाएगा अगले 2 4 हफ्तों में, जैसे भाव मार्केट चलती है। उसके बाद धीमी धीमी सी तेजी बाजार में आ सकती है, लेकिन ओके। इस सब का नतीजा है कि इंडिया की इंपोर्ट मजबूत रहेगी और ये स्वाभाविक है। ऑलराइट। इंपोर्ट कम कम होगी जब हमारी उत्पादन बढ़ेगी और डोमेस्टिक स्टॉक बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ओके। ये अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं। तो सौरभ जी, बैकग्राउंड तो आपने यहाँ पर दे दिया, एक्सपेक्टेशंस भी बता दिया, अगर आप नंबर्स भी यहाँ पर शेयर कर सकें तो आपको लगता है इस साल में 8 या 9 या 10 मिलियन टन का इंपोर्ट यहाँ पर पाम में होगा? आपको आपका नंबर क्या है, और दूसरा वो प्राइस रेंज क्या है जो आप देख रहे हैं? ऐसा कोई खास नंबर मैंने बनाया, क्योंकि ये डायनामिक सिचुएशन है, जी। चेंज होती जाती रही है। मेरे ख्याल से 8 मिलियन या 8.2 8.3 हो सकता है, 9 ओके। मिलियन तक नहीं पहुंचेंगे मेरा ख्याल, ओके। क्योंकि सोयाबीन ऑयल काफी आ रही है और सन ऑयल काफी आ चुकी है। ओके। तो और हमें ये भी देखना है कि हमारे मस्टर्ड वाले कितना कंपेटिटिव हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में प्रेफरेंस तो मस्टर्ड की होती है जी। और मस्टर्ड की उत्पादन भी बहुत है। अब जरा दाम ज्यादा है, मस्टर्ड थोड़ा अनकंपेटिटिव बन गया, लेकिन ये तो डायनामिक सिचुएशन है, चेंज हो सकती है। ऑलराइट। तो ये भी देखना होगा। और भाव के हिसाब से मैं ये बता सकता हूं कि अब जो भाव चलते हैं वो स्वाभाविक अच्छे भाव है। इससे बढ़ावा आ सकता है तो 4 5% का, अगर गिरावट आ सकती है तो 1 2%, लेकिन ये स्टेबल मार्केट रहेगी, क्योंकि सप्लाई में कोई प्रकार की हानि नहीं है और डिमांड भी कोई उतना लंबा चौड़ा बड़ा नहीं। ऑलराइट। गौरव मिस्त्री जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए और बहुत डिटेल में वो कॉन्वर्सेशन भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ थैंक एक